अस्सलाम वालेकुम। अब बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वह डिराइव फार्मूला फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस आर्टिकल में से। हमने एक फार्मूला बनाना है किसके लिए? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। अब इसके लिए हाइट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक डायग्राम है जो आप साथ में बनाएंगे इस तरह से। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इधर इनिशियल पुश ऑफ द वेलोसिटी इज वी आई और एंगल थीटा। बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इसको आप बोलते हो हाइट। क्या बोलते हो? हाइट। तो फिर हाइट की डेफिनेशन क्या होगी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की? हम लिखेंगे द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस covered by projectile is called its maximum height। या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कुछ भी लिख सकते हैं। जब एक प्रोजेक्टाइल मूव कर जाता है तो वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जाता है वर्टिकली? इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और मैक्सिमम हाइट भी कह देते हैं इसको। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अगली चीज है एक्सप्लेनेशन। बेटा हम कहेंगे, हम सपोज करते हैं एक बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, प्रोजेक्ट की गई, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो इक्वल्स वी आई थी। अच्छा, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी को जिस तरह लास्ट टाइम किया था कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं एक्स और वाई के अंदर। ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था वी आई का, और ये एंगल था थीटा। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि ये सिर्फ वेलोसिटी सारी की सारी ही वर्टिकल मोशन की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाना पड़ेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला एक्स कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला वाई। एक्स कंपोनेंट इक्वल है वी आई कॉस थीटा के, और वाई कंपोनेंट इक्वल है वी आई साइन थीटा के। अब हाइट के केस में मेरे पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है? वो है ये वाई। क्योंकि एक्स की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसकी वजह से जिस कंपोनेंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है वो ये वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो वी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, इसमें से जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन का वो कौन सा? वाई कंपोनेंट है, विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। पहली बात तो हमने यहाँ से ये सीख ली। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन होगा, वो इक्वल होता है प्लस माइनस जी के। क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रही है अपवर्ड, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में ले लेंगे। आखिरी बात, हाईएस्ट जब पॉइंट के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक ही देखना है ना। जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे आता हूँ तो मैंने एक चीज ये भी सीखी हुई है कि ये जो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट होता है ये कितना हो जाता है? ये मेरी इंफॉर्मेशन है। एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने सपोज किया एक ऑब्जेक्ट को, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट, सॉरी,
उसको एक एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। जब हमने इस मोशन को देखा तो हमने मोशन का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि यहाँ पे मोशन का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है। तो वी आई साइन थीटा लग गया वेलोसिटी के लिए। अपवर्ड मोशन की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है, तो मैंने उसकी जगह पे वी एफ वाई इक्वल जीरो, क्योंकि यहाँ पे वी एफ वाई आनी है और वो हो जाएगी जीरो। ये डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट अब हमने माइंड में रखने। अब हमने हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? हम यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इक्वल्स वी एफ स्केयर माइनस, बट अभी हमने सीखा कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ ये एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है। जब वर्टिकल मोशन होती है तो ये डिस्टेंस एस नहीं रहता बल्कि एच बन जाता है हाइट। ये वी एफ नहीं है बल्कि ये वी एफ वाई है, और ये भी वी आई नहीं है बल्कि सिर्फ वाई कंपोनेंट है, वी आई वाई। हमने ये बातें यहाँ पे क्या कर लेनी है, मेंशन कर लेनी है। क्योंकि वाई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है तो हमने यहाँ पे y के लिए लिखा। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन भी तो लगा सकता था, मैंने क्यों नहीं लगाई? जरा देखिए, अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता तो सेकंड इक्वेशन में तो मुझे टाइम चाहिए था, मेरे पास टाइम तो नहीं है। इस चीज का मतलब मुझे पहले फर्स्ट निकालना पड़ती, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालता और उसको सेकंड में पुट करता, तो मैं वो दोनों भी यूज कर सकता हूँ। कौन से वाली? कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। तब जाके मेरे पास डिस्टेंस ये हाइट आ सकती थी, तो वो कम्प्लेक्स हो जाता। दैट इज मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करने की बजाय डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पे चेंज करते हैं जरा अपनी इक्वेशन। 2ay एस की जगह एच इक्वल्स वी एफ वाई का स्केयर माइनस वी आई वाई का स्केयर। वैल्यूज फर्दर पुट करते हैं। 2ay अभी पीछे लिखा था माइनस जी, एच वैसे ही आ जाएगा। वी एफ वाई हमने कहा था जीरो हो जाता है, और वी आई की जगह था वी आई साइन थीटा, और इसका ये क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व किया तो ये बनेगा माइनस का 2gh, जीरो का स्केयर जीरो, माइनस इधर स्केयर लेंगे तो वी आई का स्केयर अलग आएगा, वी आई स्केयर, और साइन थीटा वाले का अलग, तो ये बनेगा साइन स्केयर थीटा। फर्दर सॉल्व करें तो बनता है माइनस 2gh, जीरो माइनस माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा वी आई का स्केयर साइन स्केयर थीटा। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 2gh इक्वल्स वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ से हाइट चाहिए, 2g को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो वो बनेगी वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, या हाइट इक्वल्स वी आई स्केयर बाय 2g इंटू साइन स्केयर थीटा। कंक्लूजन इज दैट अगर तो ये वाली वैल्यूज कांस्टेंट हो, वी आई कांस्टेंट रहे, तो फिर जो हाइट है ना, ये फार्मूला ये बता रहा है, वो हाइट प्रोपोर्शनल होती है साइन स्केयर थीटा। जैसे जैसे साइन स्केयर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाइट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होएगी। ये फार्मूला है किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट को डिटरमिन करने के। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। सर जी शुरू से एक बता दें। शुरू से फिर बता देता हूँ बेटा। हम हमारा टारगेट ये था कि हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड किया। उसके लिए हमने ये कहा कि एक बॉडी है जिसको एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, सो दैट इट कवर्स हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। चूंकि मोशन अपवर्ड है तो हमने इस मोशन को फर्दर एनालिसिस किया, वेलोसिटी को रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स बने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो कोई रोल नहीं है ना इस अपवर्ड मूवमेंट के अंदर जब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, दैट इज वाई ये इग्नोर हो गया, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव कर रही है सिर्फ वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। वी आई वाई वी आई साइन थीटा आ गया।
उसके बाद अपवर्ड मोशन की वजह से जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और जो फाइनल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट, वो कितना है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है, उसको जीरो लिख दिया। हमने यूज की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे ए की जगह ए वाई, एस की जगह एच, वी एफ की जगह वी एफ वाई और वी आई की जगह वी आई वाई पुट किया, तो ये बनेगा 2 AY H इज इक्वल टू वी एफ वाई का स्केयर माइनस वी आई वाई का स्केयर। ए वाई इक्वल माइनस जी, एच वैसे आ गया, वी एफ वाई जीरो था, और वी आई वाई हम पहले निकाल चुके थे, वी आई साइन थीटा इसका स्केयर। फर्दर सॉल्व किया तो -2 AG H इक्वल आ गया जीरो माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया, और लास्ट पे जाके हाइट निकालने के लिए वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2G का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अगर ये पहले वाला फैक्टर सर कांस्टेंट रहे तो हाइट प्रोपोर्शनल होती है साइन स्केयर थीटा के, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, साइन स्केयर थीटा का मतलब ये है जीरो से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा हाइट बढ़ती जाएगी। तो मतलब 0 से 90 की रेंज में मैक्सिमम एंगल है 90, तो हाइट 90 डिग्री पे जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये फार्मूला मुझे ये बताता है। ये आपकी एक्सरसाइज का एमसीक्यू भी है कि एक प्रोजेक्टाइल की हाइट कहाँ पे मैक्सिमम होगी, डेफिनेटली 90 डिग्री पे जाके हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हाइट डिपेंड ही किस पे करती है, साइन थीटा पे। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो 1 कब होती है, जब एंगल 90 डिग्री हो। सर जी। सर हमने सिर्फ वी आई स्क्वायर को ही क्यों 2G पर डिवाइड किया? हम साइन स्क्वायर थीटा पर भी तो डिवाइड कर सकते थे। हमने क्या किया? वी आई स्क्वायर को ही 2G पर डिवाइड किया है, इसको साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्यों नहीं डिवाइड किया? बेटा मैंने आपको ये बोला कि अगर ये वाला हिस्सा मेरा कांस्टेंट हो जाए, समझिएगा, तो फिर हाइट प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, इस एंगल के। तो मैंने एंगल के साथ रिलेशन निकालने के लिए इसको इसके साथ किया। ओवरऑल यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूरे के साथ डिवाइड किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। यस सर। सर हाइट मैक्सिमम कैसे होगी 90 पे? बेटा 90 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड सीधा ही थ्रो कर दे, वो एंगल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 90, तो उस पे हाइट मैक्सिमम होगी। और सर जीरो पे मिनिमम हो जाएगी? हाइट जीरो पे बेटा फिर बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वर्टिकल ट्रैवल नहीं करेगी, अगर आप जीरो पे प्रोजेक्ट करोगे। तो फिर सर ये मिनिमम किस पर होती है? बेटा वही जीरो वाला केस, ओके साइन सर। जीरो पे जीरो तो हाइट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, मतलब बॉडी अब सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जाएगी, वर्टिकल नहीं जाएगी। और अगर मैं एक्चुअल बात आपको इस केस के अंदर बताऊं ना, जो भी मैंने एग्जैक्ट 90 डिग्री बोला या जीरो वाला बोला, तो बेटा वो मोशन प्रोजेक्टाइल ही नहीं रहेगी। देखें, एक बॉडी सिर्फ अपवर्ड जा रही है, ये तो वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल तो नहीं है ना। टू डायमेंशनल का मतलब तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस होने चाहिए। 90 पे प्रोजेक्ट किया, हाइट तो मैक्सिमम होगी, लेकिन मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। जीरो पे भेजा तो बॉडी जाएगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल, जब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही जाएगी तो फिर भी मोशन आपके पास प्रोजेक्टाइल नहीं है, वो वन डायमेंशनल मोशन वाले केसेस आते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी माइंड और में रखना है सर आपने। हाइट जो है वो एयर रेजिस्टेंस में कैसे रहेगी? बेटा जब एयर डिक्रीज या रेजिस्टेंस आएगा तो इंक्रीज? फिर एयर का जो ड्रैग लगेगा हमें वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, एयर ड्रैग फोर्स लगाती है ये। सर ये लास्ट वाली लाइन देखिएगा। In the presence of air resistance, the upward velocity of projectile will decrease and hence its height will also decrease. बेटा आपने लाइन क्या बोली है? बेटा लाइन दोबारा बोलिएगा जो आपने बोली है अभी। Okay, sir. Sir, in the presence of air resistance, the ठीक है, upward velocity of projectile will decrease and hence its height will also decrease during the time interval t. मैं जरा बुक पे आ जाता हूँ, बुक आपको विजिबल है ना? Yes, sir. वो कहते हैं जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और हाइट भी डिक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हाइट डिपेंड तो कर रही है ना वेलोसिटी के ऊपर। तो जब एक केस वो है जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स लग ही नहीं रहा, जब रेजिस्टिव फोर्स लग नहीं रहा तो इस वेलोसिटी को डिक्रीज होने में टाइम लगेगा अच्छा खासा,
ऐसा ही है। लेकिन अगर रेजिस्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाए तो वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? तो जितनी बड़ी रेजिस्टिव फोर्स होगी उतने जल्दी हमारी जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो जब रेजिस्टेंस लगती है, रेजिस्टिव फोर्स लगती है, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो क्विकली रिड्यूस हो जाती है। जब वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है तो हाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। यस सर। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हाइट डिक्रीज होती है, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी सर आपने कहा है ना कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डाउनवर्ड फेंकेंगे तो है। तब हम हाइट जो वर्टिकली सी है अपवर्ड डाउनवर्ड यानी फेंकेंगे। कि जी, तो हाइट जो सी है वो 90 पे मैक्सिमम हो जाएगी, यानी तो वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, वो प्रोजेक्टाइल तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो वन डायमेंशनल मोशन फिर कंसीडर होगी ओनली। हम्म। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ये एमसीक्यू नंबर 2 था। द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये बता दिया, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं, 90 डिग्री पे जाके वो मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं रहती, वो वन डायमेंशनल मोशन बन जाती है। इस 2.5 का एमसीक्यू देखें। द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको वर्ड बोला हुआ है ना, बताया हुआ है, क्या था भला? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय। तो वो कहते हैं जब एक प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो वहां पे उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जी बेटा बता सकते हो मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन कितना होता है? सर जीरो। जीरो? कैसे भला? सर वो सर आई पैराबोलिक थिंक जी। मोशन, पैराबोलिक शाबाश, मोशन आंसर इज होगी। जी, नॉट जीरो, ये याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन की पॉजिटिव एंड डेफिनेशन भूल नेगेटिव गए हो? जी। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बच्चे? क्या है? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नहीं भूलनी। ए वाई रहता है जी, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये चीज याद रखनी है। ये सिर्फ उसने घुमाने के लिए मैक्सिमम हाइट का, क्यों? क्योंकि बच्चे के माइंड में होता है उस पे तो जो वी आई वाई है वो जीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो बच्चे को ये बजाहिर लगता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन इस केस में उसका एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है। मैं एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करता हूँ, मैक्सिमम हाइट पे वो रुक जाता है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है? नहीं, बल्कि उसका एक्सेलरेशन इक्वल्स जी रहता है। ये याद रखना है, तो जी इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक भी कर ले, मेरे ख्याल से इजी सही है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेंज को हम कल रखेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा जब एक प्रोजेक्टाइल मूव करता है ना अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक जाने, तो उसने कुछ टाइम तो लेना है ना, यहां से लेके यहां तक कुछ टाइम टेकन होगा। बेटा इस टाइम टेकन को हम नाम देते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू लैंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टार्ट में ही उसने लिखी हुई है, द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग कह लो, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक्स एक्सिस था,
ये वाई एक्सिस था। जब बॉडी को मैं ऐसे भेजता हूं ना, अब मैंने बॉडी को इनिशियली किस तरफ फेंकना चाहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एंगल थीटा था। तो मेरा जो इनिशियल पुश है ना, एक्चुअली वो अपवर्ड है। इनिशियल पुश क्या है, अपवर्ड है। मतलब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो वाई कंपोनेंट से इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ सेकेंड इक्वेशन। सर ये हम आपको करवाते हैं। क्या? ये हम करवाते हैं सर। क्या होगा बेटे? सर मैं कह रही हूँ ये वाला हम आपको करवाते हैं, टाइम चलें ऑफ फ्लाइट। करवा दें। Sir, we put second equation of motion. S is ठीक है, equals to VIT प्लस, plus 1 over 2 AT square. शाबाश। अब एस की जगह क्या आएगा? S की जगह हम H पुट करेंगे। ठीक है, शाबाश। और वी आई, VI की जगह VI वी sin आई, थीटा। शाब वी आई sin वाई, थीटा। अभी पहले वी आई वाई, पहला स्टेप जरा उसी तरह लिख, प्लस 1/2, ए की जगह ए। A की AY। अब हमारे लिए कुछ आसानी हो जाएगी वैल्यूज फर्दर पुट करने। एज कितना है? Yes sir। देखें, बॉडी यहां से गई और उसी हाइट के ऊपर फॉल कर गई, तो एज तो हो गया 0 जीरो। sir। तो एज की जगह तो हम पुट Yes करने sir। वाले हैं यहाँ पे 0। वी आई वाई की जगह VI sin थीटा। पुट वी आई साइन थीटा इंटू साथ में T। टी, प्लस 1/2। ए वाई की जगह G sir। कौन सा, प्लस या माइनस? सर माइनस G, शाबाश, क्योंकि अपवर्ड बॉडी मोशन माइनस ऊपर जी। जा रही है। और टी का स्केयर। स्केयर। 0 इक्वल्स वी आई VI sin थीटा T इंटू टी, प्लस, माइनस सॉरी, 1 प्लस माइनस माइनस, माइनस कर 1/2 GT स्क्वायर। इसको उधर ले आए। यस सर, टी को हम साइड पे ले जाएंगे। आसानी के लिए इस टी को स्केयर से कैंसिल ही कर दें, हो गया। यस सर। तो बाकी क्या रह गया? बाकी हमारे पास रह गया 1/2 GT। 1/2, GT और इधर रह इज गया था, इक्वल्स टू VI sin थीटा। हमें क्या चाहिए? टी सर। टू उधर जाके मल्टीप्लाई और जी दूसरी तरफ जाके डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 2। टी इज इक्वल्स टू 2VI sin थीटा ओवर जी। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए। ये कोई इश्यू तो नहीं है? देखें बेटे, इस फॉर्मूले में कोई मसला तो नहीं है? नो सर। चलें फिर एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं। और ये डिराइव रिलेशन बिटवीन हाइट, एंड मैं टाइम को लिख रहा हूँ कैपिटल टी, ठीक है। ये जो अपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली या मैक्सिमम हाइट निकाली और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन था? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा, क्वेश्चन मैंने ये पूछा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इनके दरमियान रिलेशन निकालना है आपने।
और आसान कर दिया आपके लिए। मैंने कहा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट हमने शो करना है, तो क्या कोई तरीकाकार है हमारे पास? सर ये बताना है कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या हाइट इनवर्सली था वी आई प्रोपोर्शनल है? स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर, और टाइम का भी आपने फॉर्मूला निकाला 2 VI अब करना ये है कि इस जगह पे क्या ये वाली चीज किसी तरह आप बना सकते हो? समझ आई मेरी बात की? क्या पॉसिबिलिटी है कोई कि मैं इस साइड पे ये वाला सिनेरियो क्रिएट कर लूं? पॉसिबिलिटी निकालते हैं, देखें जरा। हाइट को जरा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, देखिएगा। पहले तो इस 2 को मुझे तंग कर रहा है, इसको जाके मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इस फार्मूले में नीचे 2 नहीं है, वो मल्टीप्लाई हुआ तो बाकी रह गया। अब देखिएगा वी आई साइन थीटा इंटू वी आई साइन थीटा, कोई एतराज? जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बन जाएगा ओवर, ठीक है। अब जरा एक स्टेप और देखें, हो गया। अब इस चीज को मैंने इन टर्म्स ऑफ टी लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? लेकिन टी का फॉर्मूला है 2 VI साइन थीटा ओवर जी। इस चीज का मतलब इधर ये 2 एक्स्ट्रा है, अगर मैं T/2 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनती है? ओके। अब Yes, sir. तो इस चीज का मतलब मेरे पास 2H इक्वल्स VI साइन Vi थीटा sin theta इंटू क्या आ गया? multiply T/2. वेरी गुड। इस चीज का मतलब मेरे पास रिलेशन बन गया, ये 2 को भी उधर जाके मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 4 टाइम्स ऑफ हाइट इक्वल्स क्या? Vi sin theta multiply T VI साइन थीटा इंटू multiply T. टी। एक फॉर्मूला तो बेटा ये आपने, बल्कि इधर से हाइट की वैल्यू अलग कर लेना, H इक्वल्स आ गया VI साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी ओवर, एक फॉर्मूला तो बेटा आपने ये हमेशा याद रखना है, हाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम हम ऐसे भी शो करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बना? VI साइन थीटा इंटू टी ओवर 4। ये है टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2 इसको भी नोट कर लें, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी चीज देखें, टेक्निक 2। अब टेक्निक 2 है, ये एमसीक्यू में आती है। हाइट का फॉर्मूला है VI स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2G, 2G. और टाइम का फॉर्मूला है 2 VI sin theta over G. अब ये एमसीक्यू के लिए इसको नोट करना आपने बेटा। अगर मैं इस साइड का स्केयर ले लूं तो क्या बनता है? देखें, ये बनता है टी स्केयर इक्वल्स क्या बना? 4 Vi square sin square theta. ओवर जी G स्केयर। मैं square. जी स्केयर की बजाय अगर जी मल्टीप्लाई बाय जी कर दूं, कोई इश्यू तो नहीं है? क्योंकि ये जी स्केयर था, No, एक्चुअली sir. स्केयर लेने के बाद मैंने लिख दिया इधर टेकिंग स्केयर। इनमें से एक जी को मैं उधर ले जाता हूँ, ये बनेगा जी टी स्केयर, और 4 इधर Is आके equals to डिवाइड इक्वल्स वी आई स्केयर
I square साइन sin स्क्वायर square थीटा theta ओवर। over g. अच्छा इधर देखो जरा, इधर से मैं 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो 2h बन जाएगा। तो 2h, इस चीज का मतलब ये वाली वैल्यू इक्वल है 2h के। तो इस फॉर्मूले में अब मैं चेंज करता हूँ, देखें जरा क्या चेंज आ रहा है। जी टी स्केयर बाय 4 इक्वल्स व्हाट, ये वाली सारी वैल्यू क्या है, 2h है। तो अगर मैं h निकालना चाहूँ तो ये 2 भी इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, h बन जाएगा जी टी स्केयर ओवर 8। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इन एंट्री टेस्ट भी ये पूछा जाता है। हाइट इन Sir, टर्म्स ऑफ can you टाइम। repeat the statement of the MCQ again? लेकिन जब हमें इनिशियल वेलोसिटी को भी खत्म करना है तो फिर हाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम ऐसे आएगी। और जो मैंने ये पिछला फार्मूला बताया ना, ये फार्मूला जब मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होगी तब जाके मैंने ये पुट करना है। अब इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस एक और भी है, हमारे पास वो समटाइम क्वेश्चन ये पूछता है, बताएं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वर्ड बोला मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा, तो वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आज के लिए इसको इतना ही रखें, बाकी चीजें इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करें।